दहशतगर्दी की अदालत का शर्मनाक फैसला रखते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शर्मनाक फैसला यह दिया है कि अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स सा लफ्ज है, लेकिन उर्फे आम में आप इसे ये कहेंगे कि झूठ पता करने वाली मशीन पर टेस्ट, क्योंकि अंग्रेजी का कॉम्प्लेक्स लफ्ज है इनके हिसाब से, क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, तो इनको लगता है कि इस टेस्ट के साथ इनके 2-3 महीने तो और गुजर जाएंगे, क्योंकि इनका ये पुराना वतीरा है। मुकदमात को लटकाने के लिए, लंबा करने के लिए ये ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं। जब मुझे पहले गिरफ्तार किया गया था, बल्कि अगवा किया गया था और फिर गिरफ्तारी डाली गई थी, तब अदालत में बार बार कहते थे कि इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। फिर मेरा ख्याल अदालत ने खुदा खुदा करके इन्हें इजाजत दी, क्योंकि ये लंबे रिमांड देना चाहते थे और उसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट का बहाना जो है वो रखते थे। फिर इन्होंने मेरा एक से ज्यादा मरतबा पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाया, लेकिन मेरा ख्याल उसके नताइज इनकी मर्जी के नहीं आए, इसलिए आज के दिन तक वो किसी अदालत के अंदर, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, वो पेश ना किया गया। आज के दिन तक वो किसी फाइल में नहीं था, मेरे किसी वकील को नहीं पता था, हमें नहीं पता था, मतलब कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट सिरे से गायब कर दिया गया, जिसकी इजाजत मांगी जाती थी वो कभी ना करवाया गया। तो ये इनका पुराना वतीरा है। लेकिन गौर कीजिए कि एक तरफ पिछले चंद दिन से जर्नैली टाउट्स जो हैं, वो बहुत सारे सहाफी भी हो सकते हैं, सियासतदान भी हो सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि तब्दीली की हवाएं चल रही हैं, सीज फायर शुरू हो गया है, मामला ठीक होना शुरू हो गए हैं। तो ट्रक की नई बत्ती के पीछे एक तरफ लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट करने के लिए, उन्हें उनकी इज्जत और तकरीम में कमी करने के लिए इस तरह के घटिया टेस्ट की जो है वो तैयारी की जा रही है और कोर्ट से ऑर्डर लिए जा रहे हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरियत की, जमहूरी लीडरों की, अवाम का जो मैंडेट है उसकी तौहीन है, बल्कि कानून और इंसाफ की भी तौहीन है। लेकिन हमने कौन सा पहली बार की है? हम तो इसी काम पर लगे हुए हैं और इसी में खुश हैं। और दूसरी तरफ अपने टाउट छोड़ दिए हैं कि आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं कि सीज फायर होने लगी है इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की। बात तो कोई ना कोई जरूर है, क्योंकि सारे लोग बात कर रहे हैं। इस तरह की ट्रक की बत्ती आपके सामने रखी जा रही है। मैं आपको वाजे बता दूं कि ये सब झूठ है। तो फिर आप पूछेंगे कि ये कर क्यों रहे हैं? 2 वजूहात। एक तो ये सारे का सारा बयानिया जंग पे रखना चाहते हैं, उससे नहीं हटवाना चाहते, और दूसरा इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया है उसके बाद जो पैदाशुदा इंटरनेशनल प्रेशर है उससे बचने के लिए भी ये आप सबको इसी चीज के अंदर लगा के रखना चाहते हैं कि बस बातचीत हो गई, अब खान साहब बाहर आए कि कल आए। ये सारे का सारा इनका पुराना वतीरा है। पिछले 2 साल से ये अवाम को इसी तरह से बेवकूफ बनाते आए हैं और अभी भी ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। अगर इन चीजों में जरा सी भी सदाकत होती तो ये जो बदनामे जबाना किस्म की एक घटिया हरकत है पॉलीग्राफिक टेस्ट, इसकी तरफ ये कभी भी ना जाते। उनके बेटों ने क्योंकि सच बोला है, प्योरिटी के साथ बेटों ने बाप का मुकदमा लड़ा है, दुनिया के दिलों में उनकी बात उतरी है। वो अब करोड़ों बार वो इंटरव्यू जो है वो देखा जा चुका है, बहुत ज्यादा उसकी रीच हुई है पूरी दुनिया के अंदर, और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के जो मोतबर लोग हैं वो उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। जाहिर है उसका भी ये प्रेशर फील कर रहे हैं और अब उसको दबाने के लिए ये नई ट्रक की बत्ती दे रहे हैं कि बस इमरान खान कल बाहर आए या आ जाए। जो भी आपको ये बताए ये समझ लीजिएगा कि वो टाउट है और बेसिकली वो जर्नैली टाउट है और वो इनकी मर्जी और मंशा के साथ आपके साथ झूठ बोल रहा है और आपके सामने एक गलत पिक्चर रख रहा है। आगे चलते हैं, अगली खबर इसी से। मैंने आपको ये भी बता दिया कि उनके बेटों के इंटरव्यू के बाद काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। अब जो जंग के हालात हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। घुमसान की लड़ाई शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि क्रेडिट किसने लेना है। हमने तो खैर आपको पहले दिन ही हमले के 3 घंटे के अंदर अंदर बता दिया था कि सब कुछ हुआ क्या है। आप ऐसे ही समझिए जैसे मैं कमरे के अंदर था, मीन मैं जराए के एतबार से खबर दी, दायरे में था तो नहीं, लेकिन आप देख लीजिए कि वो खबर गलत नहीं हुई, बल्कि हर रोज उस खबर के दुरुस्त होने का आपको एक आध सबूत मिल जाता है। ये हमने ही सबसे पहले खबर रखी थी कि ये जवाब कैसे दिया गया, किसने दिया और इसका सेहरा किसके सर जाता है। लेकिन अब इस क्रेडिट लेने की इतनी डेस्परेशन है कि आज उस बेचारे जोकर को पहले टैंक पर चढ़ाया गया ले जाकर, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं, फिर उनसे तकरीर करवाई गई और उन्होंने वहां पर गवाही दी कौम के सामने कि जनाब मैं गवाही देता हूं इस जंग की सारी प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की थी, और साथ उन्होंने थपकी भी दी और आर्मी चीफ साहब भी इतने ओवरवेल्म हो गए कि उन्होंने सलूट ठोक दिया उधर जब उन्होंने ये बात की। आप जरा वीडियो देखिएगा और फिर महसूस होइए कि डेस्परेशन कितनी है कि ये क्रेडिट किसी तरीके से सही जगह पर पहुंच जाए, मतलब कि जहां हम पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाए, किसी और को ये क्रेडिट ना मिल जाए। इस बार बाद में बात करते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। ये जरा जो फॉर्म 47 की ये जोकर आजम है, इनकी जरा तकरीर सुनिए कि बेचारे वहां जाकर पॉलिश मारने की कोई हद छोड़ नहीं रहे। ये जरा टुकड़ा सुनिए उस पर क्या कह रहे हैं। इस पूरी जंग की प्लानिंग जनरल शहीद आजम मुनीर ने की, इंतहाई दलेरी से, दानिशमंदी से। मैं उसका जाती तौर पर गवाह। सुन लिया आपने। तो उनकी ये ड्यूटी थी कि जी जाइए अब आप हमें क्रेडिट दिलवाइए पूरी तरह से। अब इनसे कोई पूछे कि आर्मी चीफ साहब जाहिर है जो बर्री फौज होगी उसके सारे मामला जानते होंगे। अब वो राफेल को तो नहीं जानते होंगे, J-10C को भी नहीं जानते होंगे, मिसाइलों के मामला को भी उस तरह से नहीं जानते होंगे, जहाजों ने हमला किया तो जवाब कैसे देना है उसको भी नहीं जानते होंगे। तो जाहिर है कि जंग तो हुई ही एयरफोर्स की है। अगर तो जंग जमीनी होती तो हम ये मान लेते कि ये सारे का सारी प्लानिंग उनकी थी। जब जंग ही एयरफोर्स की हुई है तो फिर आप बताइए कि उन्होंने ये प्लानिंग कैसे कर दी।
दूसरी तरफ नून लीग कह रही है कि सारी प्लानिंग जो है वो नवाज शरीफ साहब ने की है इस जंग की। अब जाएं तो किधर जाएं, ये क्रेडिट दें तो किसको दें? नवाज शरीफ साहब की तरफ तो बाद में आते हैं, पहले जरा इधर मामला दुरुस्त कर लें। उधर एयर चीफ भी बेचारे खड़े थे, लेकिन एयर चीफ अब क्या करते, उन्होंने चुके थोड़ी जाना था, दिल करे उन्हें भी कोई चुक लेता। वैसे तो आर्मी चीफ और एयर चीफ बराबर का ओहदा रखते हैं, बराबर का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका रोल भी है और सब कुछ है, लेकिन आपको तो पता ही है वीगो डाला कौन सा कोई चीज देखता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है वो खामोश रहे। लेकिन जो शहबाज शरीफ है उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इस जंग का जो है वो किसी ना किसी तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब को इसका जो है वो क्रेडिट दे दिया जाए। अच्छा, सिर्फ वही कोशिश नहीं कर रहे, हर शहर में हर जगह में, हमने पिछली दफा आपको बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो स्क्रीन पर, दुनिया टीवी की स्क्रीन आपको दिखाई थी, सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर चल रही थी, जबकि उस वक्त एयर वाइस मार्शल जो औरंगजेब अहमद थे वो प्रेजेंटेशन दे रहे थे और एयरफोर्स की प्रेजेंटेशन चल रही थी, लेकिन तस्वीर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की थी। एयर चीफ की तस्वीर कहीं आती नहीं, लगता उन्हें किसी ने मना किया हुआ है कि उनकी तस्वीर टीवी पर आई तो काम बहुत खराब हो जाना। यही नहीं, अब आप पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में देखिए तो बैनर्स लगे हुए हैं जहां पर जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें, सो मच सो कि ये जो हमारी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, जाहिर है ये हमारे एमपीएज और चीफ मिनिस्टर का काम तो नहीं है, ये तो ब्यूरोक्रेट्स का काम है। लेकिन ये जरा गौर कीजिए, ये जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी बैनर लगाया हुआ है और उसने कहा है कि मुसल्ला अफवाज को मुबारकबाद। अब जब अफवाज की बात हो रही है तो जाहिर है उसमें नेवी भी है, एयरफोर्स भी है और उसमें बर्री फौज भी है। अब जब तीनों को मुबारकबाद दी जा रही है तो या तो फिर चेयरमैन ज्वाइंट की तस्वीर लगे तो समझ आती है, जो तीनों अफवाज के हेड हैं। अब अगर आर्मी चीफ साहब की तो वो तो बर्री फौज को हेड करते हैं, लेकिन लिखा अफवाज है, तस्वीर वहां पर आर्मी चीफ साहब की लगी हुई है, एयरफोर्स मुकम्मल गायब है। ये सब कुछ जो है ये अब हमें, जाहिर आर्मी चीफ तो नहीं करवा रहे होंगे, ये नीचे से लोग कर रहे होंगे, ये हमें पता नहीं कि ये लोग क्यों कर रहे हैं, जिनका क्रेडिट है उनको देने में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, यही काम नहीं रुका, नए प्लेयर भी आ गए मार्केट में, उन्होंने कहा कि ये क्रेडिट हमारा है। आपको लगा होगा कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ ने ये काम कर दिया है या फ्रस्ट्रेशन होगी है कि ये क्रेडिट किसको देना है। आगे चलिए, आपको आगे बताते हैं तो आप अपना सर धुनेंगे। बाजी मरियम मैदान में आई हैं और उन्होंने कहा है कि सारे का सारा क्रेडिट मेरे अब्बा जी का है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये जो राफेल तैयारा है ना, ये फ्रेंच तैयारा है और इसको गिराने के लिए जेएफ थंडर 17 जो जेएफ 17 थंडर जो जहाज इस्तेमाल हुआ है वो मेरे अब्बा ने बनाया था। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, मेरे अब्बा लेके नहीं आए थे, मेरे अब्बा ने बनाया था। उन्होंने कहा कि बीज बोया था मेरे अब्बा ने, जिसका आज क्रेडिट मिला है। पहले ये जरा सुनिए गौर से कि हमारी प्यारी बाजी क्या कह रही है। कि राफेल ऐसा जहाज है, फ्रेंच जहाज है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसको कोई गिरा नहीं सकता, और आज आपके जेएफ थंडर ने, ये भी मैं पूछना चाहती हूं, आप ये जानते हो कि जेएफ थंडर किसने बनाया था? आवाज नहीं आई? यस। तो देखो आज अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो अपने वतन के लिए एक बीज बोया था कई साल पहले, सुन लिया आपने। तो आप जरा गौर कीजिए, हालांकि बीज तो अब्बा ने जो बोया है वो दुनिया के सामने है, जो असल में अब्बा जी ने बीज बोया हुआ है वो तो अब पूरी दुनिया भुगत रही है और वो तो सामने है दुनिया के। लेकिन ये वाला जो जेएफ 17 थंडर है ये अब्बा जी ने बनाया था, हो सकता है इत्तेफाक फाउंड्री में बनाया हो, काबले शाबले इन्होंने खुद ही कसे हो सारे के सारे, और वो आपको रेंच वेंच पकड़े हो और छोटा साथ हो, छोटा भाई वो टूल बक्सा साथ लेकर हो, ग्रीस श्रीस इसहाक डार साहब ने दी हो। इसहाक डार साहब तो वैसे मुंह से भी चूड़ियां कस देते हैं नट की, तो हो सकता है इन्होंने बना डाला हो जहाज। अब ये मुझे नहीं पता कि वो माजरत के साथ कागज वाला जहाज था, थूक वाला जहाज था, कौन सा था जो उन्होंने बनाया, लेकिन वो क्लेम कर रही है। अच्छा, यही बात नहीं रुकी, इनके अब्बा जी इससे भी 2 हाथ आगे गए हुए हैं। वो कहते हैं मिसाइल मैंने बनाए हुए हैं, जहाज को तो छोड़ दें। वो कहते हैं ये टॉमा हाको हाक, पता नहीं कौन सा नाम ले रहे थे, आप सुनेंगे, टॉमा हाक हाको और पता नहीं और क्या क्या नाम थे वो ले रहे थे। उसके बाद किसी ने कहा कि नहीं वो क्रूज मिसाइल था, फिर उन्होंने कहा कि चलो क्रूज था। तो जरा गौर कीजिए कि वो क्रेडिट ले चुके हैं कि मिसाइल मैंने बनाए, अब किसको देना क्रेडिट, फटा पड़ गया है। आप मेरी मदद कीजिए कि हम इसमें करें तो क्या करें, ये क्रेडिट किसको दें। ये सुनिए नवाज शरीफ साहब माजी में क्या कह चुके हैं। ये जो जितने भी आपके जो इस वक्त ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने अल्लाह के फजल करम से तैयार करवाए हैं। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे। सुन लिया आपने। तो ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। बेटी कहती है जेएफ 17 थंडर मेरे अब्बा ने बनाया है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने सारी प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है। सोचिए कितनी डेस्परेशन है कि उसको बेचारे को गवाही देनी पड़ी। शुक्र करें कहीं कुरान करीम नहीं साथ ले गए थे, उसके ऊपर हाथ रख के गवाही नहीं लेनी पड़ी। मुझे लगता है 4-5 दिन आपने ऐसी तनकीद जारी रखी तो ये भी काम हो जाना है, शहबाज शरीफ से हल्फ दिलवाकर इस चीज की गवाही दिलवाई जानी है कि ये किसने की थी। बहरहाल ये काम तो हो गया। ये अब बहुत ही घमसान की जंग है, फैसला आपने करना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इसका क्रेडिट आखिर किसको दें, क्योंकि एयरफोर्स को तो नहीं देना, ये तो फैसला तय हो गया कि एयरफोर्स की तो ऐसी की तैसी, वो तो बेचारे ना मांगे ये क्रेडिट तो हमने किसी और को ही देना है, लेकिन किसको दें, कैसे दें। अब नवाज शरीफ साहब भी मैदान में, उनकी बेटी कहती हैं कि जेएफ 17 थंडर जो है वो मेरे अब्बा ने बनाया था। तो अब ये क्या करना है सारा, आप ही इस कॉम्प्लेक्स सिनारियो को, गुत्थी को सुलझा दें, मेरे से तो भाई नहीं सुलझ रही। अगली खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ऑपरेशन हुआ है उसमें हमने 1971 का बदला भारत से ले लिया। आप जरा सोचिए कि ये जो मकबूतुल अब्बास शख्स है, इसके बयान सुनिए, इसकी सोच सुनिए, ये जोकर कहां से पकड़ के लाए माजरत में। 1971 में हमने मुल्क का आधा हिस्सा खो दिया, हजारों शहरी शहीद हुए, हमने सरेंडर करने की हजीमत हमें देखनी पड़ी। बदकिस्मती से
90,000 के करीब हमारे फौजी जवान, अफसर, एहलकार, कुछ सिविलियन, ये मिला जुलाकर 90,000 के करीब वहां पर हथियार डाले, गिरफ्तार हुए, वो हिंदुस्तान की जेलों में रहे। और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें तो इंसान की आंखें खुल जाती हैं। और ये जोकर साहब कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया, मतलब 5 जहाज या 4 जहाज गिरा के जो उन्होंने पहले हम पर 24 मिसाइल मारे, फिर उन्होंने हमारी एयर बेसिस के ऊपर मिसाइल मारे, लेकिन हमने बदला 1971 का ले लिया। अब आप सोचें कि जब इस तरह के शोबदाबाज आपके ऊपर चौधरी निजामुद्दीन मुसल्लत कर दे तो आप जाएं तो फिर कहां जाएं। आगे चलते हैं जी। ये हिना अरशद साहबा हैं, कोई सियालकोट में इलेक्शन लड़ रही हैं नून लीग से। इन्होंने बहरहाल सही क्रेडिट सही जगह पे दिया। हाँ, कम से कम इन पर मैं खुश हूं, क्रेडिट का रौला पड़ा हुआ है। इन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर इन्होंने जो क्रेडिट जिसका बनता था उसको पूरा पूरा दे दिया। सियालकोट के इस इलाके में जहां पर एमपीए की एक जिमनी सीट के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, वहां पर हर खंबे पर एक जो है वो इनके हर खंबे के ऊपर इनके इश्तिहारात लगे हैं, इनके बैनर्स लगे हैं। और उन बैनर्स पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने वाले 3 लोगों की तस्वीरें लगी। नवाज शरीफ साहब हैं, उस पर मरियम नवाज हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। अब इस तस्वीर के ऊपर तरह तरह के तबसरे होने हैं, लेकिन हकीकत तो वैसे यही है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और वो खातून जो भी ये हिना अरशद साहब है, मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन के बगैर ही जिता दिया जाए। उसने कम से कम लगी लिपटी के बगैर सारा काम कर दिया। उसने बता दिया कि फॉर्म 47 पे किसने जितवाना है। उसने असल लीडर की तस्वीर लगा दी है, जनरल आसिम मुनीर साहब की, उसने लगी लिपटी ही रहने दी है। उन्होंने कहा हमारे घर के ही बंदे हैं। उन्होंने मियाँ साहब की तस्वीर लगाई है, बाजी की लगाई है और साथ भाई साहब की तस्वीर लगा दी। उन्होंने कहा एलो जी, ये हैं असल हमारे लीडर जिन्होंने हमें जितवाना है। उन्होंने कोई कसर छोड़े बगैर बैनर लगा दिए पूरे शहर में। अब जाहिर है क्योंकि वहां कैंट का भी इलाका है तो वहां बैनर तो तुड़वा दिए जाएंगे फौरी तौर पर, लेकिन आप इससे कॉन्फिडेंस समझ लीजिए कि अगले अपने घर का ही बंदा समझते हैं चीफ साहब को और वो कहते हैं कि इन्होंने हमें इलेक्शन जितवाना है तो क्यों ना इन्हीं की तस्वीर जो है वो लगा दी जाए। अगली खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब तस्वीरों के साथ और सबूतों के साथ एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब हम सैटेलाइट इमेज देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एग्जैजुरेशन कर रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है। न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि इतना नुकसान हुआ नहीं जितना इन दोनों ने रौला डाला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि जितना इंडिया क्लेम करता है कि हमने पाकिस्तान का इतना नुकसान किया, उनका भी उतना नहीं हुआ, और जितना पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने इंडिया का इतना किया, उनका भी नहीं हुआ। नुकसान कम हुआ है, शोर ज्यादा डाला गया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है। अच्छा, इसमें मंतक समझ भी आती है क्योंकि मोदी भी वहां पर बहुत अनपॉपुलर थे। कह रहे थे अब की बार 400 सीटें लेना चाहते थे, मिली उन्हें जाकर वो भी जोड़ तोड़ के दूसरी पार्टियों को मिला के 280 के करीब सीटें, कई पार्टियों को साथ मिला के 280 के करीब सीटें लेके वो वजीर आजम बने। अकेले वो खुद 250 सीटें भी ना ले सके अपनी जमात में जिन्होंने 400 लेनी थी। तो मोदी बहुत अनपॉपुलर है और कांग्रेस तकरीबन 240 सीटें ले गई, तो थोड़ा सा फर्क रह गया था, वरना मोदी की इस दफा गवर्नमेंट ना बनती। तो मोदी बहुत अनपॉपुलर है, इसलिए उन पर प्रेशर है। उन्होंने भी जंग को जरा बढ़ाना है, हमारी तरफ भी बहुत डेस्परेशन है, हमने भी जंग के मामले को बहुत बढ़ाना है, हमें भी उसका सियासी फायदा लेना है, माइलेज लेनी है, और वो आप देख रहे हैं। और अब तो जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक्टिव कर रहे हैं। और आप इस हफ्ते में ये जो वीकेंड आ रहा है इस पर आप देखेंगे पूरी दुनिया में कई जगहों पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो रैलीज निकालेंगे, फंक्शंस करेंगे, और उन फंक्शंस के अंदर एक ही काम होगा, भंगड़े डाले जाएंगे, उनके अंदर आतिशबाजी होगी, उनके अंदर और एक्टिविटी होगी, आसिम मुनीर साहब की तस्वीरें होंगी, और जंग जीतने का एक नैरेटिव जो है वो समंदर पार पाकिस्तानी जो है हर जगह पर बनाएंगे। और ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? हर जगह पर पाकिस्तानी सफारत खाना समंदर पार पाकिस्तानियों को ये कह रहा है कि आप करें। वजह क्या है? इसमें से हमने मजीद जूस निकालना है। ये जो बात है इसको हमने लंबा करना है ताकि हमें जवाब ना देना पड़े। जो मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ है, जो इलेक्शन लूटा गया है, जो अदलिया लूटी गई है, जो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई, जो इमरान खान और बुशरा बीबी और यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर इजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर चीमा और दूसरी खवातीनों हजरात के साथ जो कुछ किया गया है उसका जवाब ना देना पड़े, और बस अब ये जो जिंगोइज्म है इसी को प्रलॉन्ग किया जाए। तो ये भी आपके सामने होता हुआ आपको आने वाले दिनों में हम पहले से आपको बता दें कि आपको ये नजर आएगा। तो हिना अरशद साहबा ने भी किया, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भांडा फोड़ा है। और अब अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 16 जून 2025 से 8 सितंबर 2025 तक, जी हां, उन्होंने तकरीबन पूरे 3 महीने छुट्टियां करने का प्रोग्राम बनाया है मौसम गर्मा की। आप जरा गौर करें, हमारी अदलिया मेरे ख्याल 136वें नंबर पे है, तो उनकी पूरी कोशिश है कि तकरीबन साल का 25% वक्त तो अदालत वैसे ही बंद कर दे। अब आप गौर कीजिए कि दिसंबर में और दूसरी सारी गजटेड छुट्टियां मिलाएं तो मिला के 40% वक्त तो अदालत बंद रहेगी। अगर आप हफ्ता इतवार भी बीच में डाल लें और सब कुछ डाल लें तो फिर तो 50% से ज्यादा वक्त अदालत बंद रहेगी। तो उन्होंने 3 महीने तो सीधे ये किए, सरमा में भी छुट्टियां करते हैं, हर हफ्ते भी 2 छुट्टियां होती हैं, तो मिला जुला के ये 50-60% टाइम तो अदालत जो है वो बंद रहेगी। तो जो बाकी 30-40% खुलेगी उसमें जो इंसाफ मिल रहा है वो आपके सामने ही है। तो मेरा ख्याल भरपूर कोशिश सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रही है कि हम दुनिया में आखिरी नंबर पर आ जाएं, मतलब नीचे से नंबर 1 आ जाएं, कहीं कोई कसर जो है वो रह ना जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर आपको जो देनी है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं वो दिवालिया हो गए।
7 के 8 कंपनीज हैं उनकी इंग्लैंड में, वो सब दिवालिया हो गई हैं, तमाम कारोबार बंद कर दिए हैं। हसन नवाज की 7 कंपनीज के वो डायरेक्टर थे, 7 तहलील कर दी गई हैं। बरतानिया ने हसन नवाज को टैक्स डिफॉल्टर करार देकर 52 लाख 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना कर दिया। ये वहां से खबर है। मेरा ख्याल है कि अब बेचारा जो लूका है वो लुक जाए, वो लुक छुप जाए तो उसकी खैर है, वरना ये गए लूका के पास। ये जो मियां साहब ऐसे वड्डी फुफ्फो की तरह गए थे ना, जब उसके घर गए थे ऐसे दोनों हाथ करके, तो जा लूका का मुंह अपने हाथ में लेके, जैसे बंदा तरबूज को चेक करता है ऐसे लूका को इन्होंने चेक करके पप्पियां दी थी। उसका बेचारे का खिलार भी ज्यादा है मियां साहब ने, लेकिन लबेड़ लबूट दिया था उसको हर तरफ से पप्पियां दे के। तो वो जो लूका के साथ इतना मियां साहब घुल मिल गए थे ना, वो वजह ये है उसमें कि अब मेरा ख्याल हसन नवाज साहब की अगला जो स्टेशन है वो लूका के पास है, बेलारूस है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। लंदन में तो ये बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी दुरुस्त करनी थी। आखिरी खबर जाने से पहले आपको याद करवाना है कि आपको हम बार बार ये याद करवा रहे हैं कि आने वाले चंद दिन में हमारा ख्याल है कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, और मेरा ही नहीं बाकी सबका भी, ये पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाएगा। इसलिए एक तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, जो हम आपको लिंक दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, आपका डाटा ना मेरे पास आता है ना किसी और के पास। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो नोबडी विल नो कि आपने इसे ज्वाइन किया हुआ है, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो खराब नहीं होती। इससे डायरेक्टली आपका हमसे कनेक्शन हो जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको भेजनी होगी वो आपको डायरेक्टली हम भेज सकेंगे। और दूसरा, ये वीपीएन्स हैं जिनको हम रिकमेंड कर रहे हैं, इनको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इन वीपीएन्स को फिर इस्तेमाल करके वीलॉग्स देख सकें। और अभी भी अगर आप वीपीएन के थ्रू देखेंगे इन वीपीएन्स को इंस्टॉल करके, तो ये जो आपको प्रॉब्लम्स होती है हमारा वीलॉग देखने में, ये हट जाएगी। इसकी कोशिश करें अभी से वीपीएन का इस्तेमाल शुरू कर दें। हमने आपको वो वीपीएन रिकमेंड किए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिनके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। तो ये आपको लिंक इस वीलॉग के आखिर पर कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये इन वीपीएन्स को जरूर इंस्टॉल करें और उसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।